Hey everybody, welcome to Learning Overland. This is our second class of Astronomy Olympiad. हमने लास्ट संडे को लिया था, उसमें हमने ओलंपियाड के बारे में जाना। लास्ट क्लास को एक बार रिवाइज करते हैं, कहाँ से क्लास स्टार्ट हुई थी एंड कहाँ पे एंड हुई थी, ताकि आपको एक कंटिन्यूटी फील हो। हमने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था ओलंपियाड क्या होता है, उसके बाद हमने साइंस के बारे में बात किया, फिर साइंस के कितने ब्रांचेज होते हैं हमने उस बारे में बात किया, एंड उसके बाद हमने एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड के बारे में बात किया, फिर एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड की स्टेजेस के बारे में बात किया, एंड उसके बाद हमने एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड की वेटेज के बारे में बात किया। फिजिक्स कितनी नंबर की आती है, मैथमेटिक्स कितनी नंबर की आती है, क्या जेईई एडवांस के बच्चों को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अगर आप एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड की PYQs देखोगे तो आप सिर्फ जेईई एडवांस का भी पढ़ते हो तो आप एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड की फर्स्ट स्टेज क्लियर कर ले सकते हो। ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, बट फिर भी हमें एस्ट्रोनॉमी क्यों पढ़ना चाहिए हमने ये भी डिस्कस किया था। एंड उसके बाद हम आगे बढ़े थे। उसके बाद हम एस्ट्रोनॉमी की कोर कॉन्सेप्ट में आए थे, एस्ट्रोनॉमी की इवोल्यूशन को समझे थे, एस्ट्रोनॉमी की एराइज कब से हुई, एस्ट्रोनॉमी की कॉन्सेप्ट्स कब से आई, जब से हमारे पास सेल्फ कॉन्शियसनेस आया है, जब से हमारे ह्यूमन बीइंग में, जब से इस पृथ्वी पे जब भी सेल्फ कॉन्शियसनेस एराइज हुआ है, उसी वक्त से एस्ट्रोनॉमी का कॉन्सेप्ट एराइज हुआ है। तो इसका कोई भी टाइमलाइन नहीं है कि कब से एस्ट्रोनॉमी एराइज हुआ है। अगर आपको कहीं ये मिलता है तो वो गलत है। एक्स्ट्रा कोई भी हमें टाइमलाइन है ही नहीं कि कब से एस्ट्रोनॉमी स्टार्ट हुआ है। आप जब भी देखोगे कितने भी पुराने से पुराने हिस्ट्री में, तो एस्ट्रोनॉमी की कॉन्सेप्ट्स जरूर दिखेगी, क्योंकि जैसे ही हमारे पास सेल्फ कॉन्शियसनेस आए थे उसी वक्त से हमारे पास एस्ट्रोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया था। एंड उसके बाद हम क्लास को आगे बढ़ाया था, उसमें हमने एस्ट्रोनॉमिक इवोल्यूशन को समझा था, एंड उसके बाद काफ़ी सारे मॉडल्स को डिस्कस किया। ओके, आप नोट्स बनाते चलना, मैं कुछ इंपॉर्टेंस बात बताता हूँ। आप जब क्लास देख रहे हो तो एक नोट्स रखना, ओनली फॉर एस्ट्रोनॉमी, उसमें और कोई सब्जेक्ट मत लिखना। पतली सी नोट्स, बहुत ही छोटा सा सब्जेक्ट है एस्ट्रोनॉमी। जैसा कि मैंने बताया था, हमारे 20 से 25 क्लास में पूरी एस्ट्रोनॉमी कवर हो जाएगी, एंड झकास लेवल की एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड सेकंड स्टेज तक की एस्ट्रोनॉमी हमारी खत्म हो जाएगी। हाँ, तो आप जब नोट्स बनाओगे ना, उसमें मैं जो भी बोलूं या फिर मैं जो भी बोर्ड पे लिखूं, एंड जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे कि मैं इस बात को भूल सकता हूं या भूल सकती हूं, आप उस बात को राइट डाउन करते जाइएगा। ओके, क्योंकि वी आर ए ह्यूमन बीइंग, हमें हर चीज़ याद रह नहीं सकता। मैं भी पढ़ाता हूं तो बगल में एक पेज रख लेता हूं जो कि आज की सारी टॉपिक पढ़ानी है, जो कवर कर दी है उसका नाम लिखा हुआ रहता है, वरना मैं टॉपिक से छोड़ दूंगा, मैं इतना ज़्यादा भूलता हूँ। नहीं बिलीव है तो सी ये है, और इसमें सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि आज कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। सो आपके पास भी एक नोट्स होना चाहिए जिस पे आप ये सारे कुछ लिखते रहो, लास्ट क्लास के सारे मॉडल्स लिखते रहो, जो कि टाइमलाइन हमने बताया, जैसे एस्ट्रोनॉमी के बगल में सेल्फ कॉन्शियसनेस, जिससे आपको याद रहेगी क्लास की इंपॉर्टेंट बात। ओके, ये नोट्स की बात हो गई। हाँ, ये मुझे आज कवर करना था ये बात को। एंड उसके बाद हमने काफ़ी सारे मॉडल्स के बारे में बात किया, फ्लैट अर्थ मॉडल, फिर कॉपरनिकस मॉडल, फिर कैप्लर मॉडल्स, एंड फिर हमने उसके बाद बिग बैंग थ्योरी को डिस्कस किया था। ऑफ कोर्स बिग बैंग और फर्दर क्लासेस में भी आएंगे, अभी हमने बस उसका एक आउटलाइन के बारे में बात किया है, क्योंकि वो एक इंट्रोडक्टरी क्लास था। तो जैसे जैसे हमने आगे बढ़ा, हमने एस्ट्रोनॉमी की इवोल्यूशन में कल ये जाना था कि एरिस्टोटल ने ही पहला बार प्रूफ के साथ ये बताया था, प्रैक्टिकल प्रूफ के साथ ये बताया था कि हमारा अर्थ स्फीयर है। कैसे बताया था या उन्होंने बताया था कि जब अर्थ लूनर इक्लिप्स के वक्त अर्थ का जो शैडो पड़ता है मून पे, वो एक कर्व बनता है। ऑफ कोर्स मून से अर्थ की और रेडियस बड़ी है, मून से अर्थ की रेडियस बड़ी है, इस कारण अर्थ का जो शैडो बनेगा वो मून पे पूरा तो बनेगा नहीं, इतने तो जानते ही होंगे। हाँ, उसकी जो भी पार्ट बनती है वो कर्व बनती है। कर्व जानते हो ना, ऐसा, और इसे स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। वो कहे कि अगर अर्थ हमारा फ्लैट है तो शैडो का स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, बट ऐसा नहीं बनता है। हमारे मून पे जो शैडो है वो कर्व बनता है। इससे ये साफ प्रूफ होता है कि हमारा अर्थ स्फीयर है। बट उस वक्त भी काफ़ी सारे राइज हुए थे क्वेश्चन कि ये हो सकता है किसी एक जगह पे कॉन्वेक्स हो, दैट्स इट, बट उस पर नहीं जाएंगे, कल हमने डिस्कस किया। अब आज की क्लास में आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही लोगों को ये पता चला हमारा अर्थ स्फीयर है, तो लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ गया एस्ट्रोनॉमी को लेकर कि अगर स्फीयर है तो नीचे वाला पार्ट का क्या, हम ऊपर हैं तो नीचे वाले लोग गिरते क्यों नहीं, क्योंकि अपने आप को तो कोई नीचे समझेगा नहीं ना। मान ली कि हम यहीं पे हैं, अगर किसी छोटे से बच्चे को बताया जाए कि अर्थ स्फीयर है तो यही समझेगा ना, हम ऊपर वाले पार्ट पे तभी तो खड़ी है, वरना नीचे रहते तो गिर जाते।
बट फिर धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि कोर से ग्रेविटेशन काम करता है। बट हाँ, आगे हम वो सब डिस्कस करेंगे। तो धीरे धीरे क्यूरियोसिटी जैसे जैसे बढ़ा तो फिर हमने अपने सन के बारे में जाना, फिर प्लैनेट्स के बारे में जाना। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आया था कि हमारे पास उस वक्त उतने एडवांस इक्विपमेंट नहीं थे जिस कारण हम सन के बारे में, किसी दूसरे प्लैनेट्स के बारे में स्टडी कर पाएँ। हमारे पास अगर किसी चीज़ का स्टडी पॉसिबल था तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा ही अर्थ था। हमारे अर्थ के अलावा और किसी चीज़ का स्टडी हमारे पास और हमारे उस वक्त प्रेजेंस इंस्ट्रूमेंट से पॉसिबल ही नहीं था। हमारे पास एक ही इंस्ट्रूमेंट था, कोई टेलीस्कोप ऐसे थे जिससे हम सन को, किसी दूसरे प्लैनेट्स को देख सकते थे। ऑफ कोर्स सन को देखने के लिए टेलीस्कोप की नीड नहीं पड़ती है। हाँ, तो जैसे जैसे क्यूरियोसिटी बढ़ा तो फिर हमने अर्थ के, तो फिर आदमी को कुछ बचा नहीं, दूसरे प्लैनेट्स को पढ़ नहीं सकते, तो फिर उन्होंने कहा नहीं, हम अर्थ को ही आगे पढ़ेंगे। तो फिर हमने अर्थ को पढ़ना स्टार्ट किया। एंड सबसे पहले जब हमने अर्थ को पढ़ना स्टार्ट किया तो हमें पता चला अर्थ इटसेल्फ अ सी, अर्थ इटसेल्फ अ सी ऑफ नॉलेज। हमें अर्थ को ही जानने में, हमें अपने पृथ्वी को ही जानने में काफ़ी शतक लग गए, काफ़ी शताब्दी बीत गई थे, शतक नॉट शताब्दी, काफ़ी सेंचुरीज पास हो गए, 5-6 सेंचुरी तो सिर्फ हमने अर्थ को ही जानने में लगा दिया, अर्थ है क्या आखिर। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोगों को कॉन्सेप्ट से राइज हुआ, हमने अर्थ के बारे में जाना। ओके, सो अब मूव करते हैं अर्थ पे। एंड अर्थ को हम जब कवर कर लेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे मून के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे सन के बारे में, एंड उसके बाद अपने सारे प्लैनेट्स के बारे में, एंड उसके बाद फर्दर क्लासेस में स्टार के बारे में, नेबुले के बारे में, कॉन्स्टलेशन पढ़ेंगे, टाइम पढ़ेंगे। जैसे जैसे कि बेसिक से स्टार्ट होना चाहिए मैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ाते चलूँगा। ओके, सो नाउ मूव ऑन द टॉपिक, आवर टुडेज टॉपिक द अर्थ। ओके, नाउ मूविंग टू आवर टुडेज टॉपिक अर्थ। अगर हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं तो हमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स मिलते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन से राइज होते हैं। अर्थ कैसा है, अर्थ का कर्वेचर कैसा है, अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, अर्थ का शेप कैसा है, अर्थ का साइज़ कैसा है, अर्थ का डेंसिटी कैसा है। इतने सारे क्वेश्चन राइज होते हैं ना कि सबको एक साथ और एक क्लास में पढ़ाना पूरे अर्थ को इम्पॉसिबल है। हाँ, क्लास की फिर लेंथ बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, तो वो नहीं हम भी चाहते हैं, ना ही आप ही चाहोगे, क्योंकि आप भी अभी जेई के ही स्टूडेंट हो गया, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट, तो ऑब्वियसली उतने लेंथी क्लास हो नहीं सकते। तो अर्थ को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, अर्थ को हम 2 क्लासेस में पढ़ेंगे। अर्थ के रिलेटेड कितने सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आप सोचो, मैं लिखते जाता हूँ, आप बोलना साथ में। ओके, सबसे पहले अर्थ का शेप कैसा है, नेक्स्ट बोलो अर्थ का साइज कैसा है, वेरी गुड। उसके बाद अर्थ का टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर। उसके बाद अर्थ के अंदर क्या है, इनर कंस्टिट्यूशन, इनर कंस्टिट्यूशन। एंड उसके बाद अगर हम आगे देखें तो अर्थ का रिवॉल्यूशन कैसा है, रिवॉल्यूशन। एंड और कमेंटेट, जितने भी आपको आ रहे हैं कमेंट करते जाओ आप। अर्थ का रिवॉल्यूशन कैसा है, फिर रोटेशन क्या है अर्थ का, रोटेशन। फिर अर्थ का जो सरफेस है वो रिजिडिटी कैसा है अर्थ का, वो कहाँ पे हार्ड है, कहाँ पे सॉफ्ट है, कहाँ पे क्या पाया जाता है, लेयर्स ऑफ रॉक आपने पढ़ा होगा। अर्थ का रिजिडिटी कैसा है, रिजिडिटी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेयर, वेरी गुड, एटमॉस्फेयर। अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है। एंड या वेरी गुड, मास, अर्थ का मास क्या है, अर्थ का डेंसिटी कैसा है, अर्थ का डेंसिटी क्या है। एंड दैट्स इट, हो गए। इतने सारे टॉपिक्स में अर्थ की पूरी एस्ट्रोनॉमी कवर हो जाएगा। अर्थ के बारे में पूरी चीज़ हम जान जाएंगे, अपनी धरती माँ के बारे में हम सारे चीज़ को बस इतने ही टॉपिक में जान जाएंगे। तो क्या इतने टॉपिक को एक क्लास में कवर करना पॉसिबल है? ऑब्वियसली नहीं। तो हम कैसे पढ़ेंगे, या अपने कन्वीनियंट के लिए समझने में आसानी हो इसलिए
हम इसको दो मेजर पार्ट में बांटते हैं। हम नहीं, या फिर आप किसी भी एस्ट्रोनॉमर से पढ़ोगे, या आप कहीं भी बुक से पढ़ोगे, आप किसी भी कॉलेज में पढ़ोगे, आप कहीं भी पढ़ोगे, तो अर्थ को मेनली दो टॉपिक में बांटा जाता है, दो टॉपिक में बांटा जाता है, कैटेगराइज किया जाता है, ताकि आपको समझने में और हमें पढ़ाने में आसानी हो। एक तब तक कि अर्थ को बिल्कुल अलग कर दे, अर्थ को सेपरेट कर दे इस यूनिवर्स से, अर्थ को इस यूनिवर्स से सेपरेट कर दे, और जो अर्थ पे मौजूद है, जो अर्थ पे हम देख सकते हैं, जो जिसको हम प्रैक्टिकली फील कर सकते हैं, उस चीज़ को पढ़ें। तो अर्थ पे अगर इस पूरे सोलर सिस्टम को हटा दें, सोलर सिस्टम के इफेक्ट्स को हटा दें, तब जो चीज़ बचेगा विदाउट ए सोलर सिस्टम, उसे एक टॉपिक में पढ़ेंगे। और एक बार इस सोलर सिस्टम को लेकर, इस सोलर सिस्टम का क्या इफेक्ट पड़ रहा है अर्थ पे, सन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है अर्थ पे, ग्रेविटेशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है अर्थ पे, अर्थ का रोटेशन कैसा है, ये सब ड्यू टू सोलर सिस्टम हो रहा है, तो ये सब को हम एक टॉपिक में पढ़ेंगे, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ और रोटेशन ऑफ अर्थ। तो अगर देखा जाए शेप ऑफ अर्थ, इससे हमारे सोलर सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। साइज ऑफ अर्थ, टेम्परेचर ऑफ अर्थ, इनर कंस्टिट्यूशन ऑफ अर्थ, रिवॉल्यूशन नहीं, रोटेशन नहीं, वेरी गुड। हाँ, रिजिडिटी ऑफ अर्थ, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, मास एंड डेंसिटी, जितने जितने को अभी हमने अंडरलाइन किया, ये सब को हम पहले टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब के बारे में हम सबसे पहले जाने थे। इवन हम रिवॉल्यूशन के बारे में भी जाने थे, बट उस वक्त हमें कोई एक्यूरेट आइडिया नहीं था कि अर्थ रिवॉल्व कैसे करता है, अर्थ रोटेट कैसे करता है, जो कि हम अर्थ को फिजिकली देख के समझ सकते हैं। अर्थ का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसे हम एक में पढ़ेंगे। तो इसमें आ जाएगा शेप, आ जाएगा साइज, आ जाएगा टेम्परेचर, आ जाएगा इनर कंस्टिट्यूशन, आ जाएगा उसके बाद रोटेशन आ जाएगा, रिजिडिटी आ जाएगा, एटमॉस्फेयर आ जाएगा, मास आ जाएगा, डेंसिटी आ जाएगा। तो ये सब को एक क्लास में पढ़ेंगे, ओके। एंड उसके बाद अर्थ की रिवॉल्यूशन जो कि सोलर सिस्टम की इफेक्ट से है, अर्थ की रोटेशन जो कि सोलर सिस्टम से, सन की वजह से है, ये सब जो है हम दूसरी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये सब को एक टॉपिक्स मानेंगे एंड ये सब को हम एक टॉपिक मानेंगे। जो सेकंड क्लास में पढ़ेंगे उसे हम सर्कल कर देते हैं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जितने टॉपिक्स को पढ़ने हैं, ओके। अगर हम आगे बढ़ते हैं अर्थ के बारे में, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अगर हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहला जो प्रूफ हुआ था और जो सबसे पहला बहस हुई थी अर्थ पे, वो अर्थ की स्फेरिसिटी पे हुआ था। स्फेरिसिटी, इस पे काफ़ी सारे प्रूफ आए थे। ये पाइथागोरस के टाइम से ही ये टॉपिक चर्चे में था अर्थ के बारे में, अर्थ की स्फेरिसिटी। पाइथागोरस हुए, फिर एरिस्टोटल हुए, एंड दैट्स हाउ हम कल ने पढ़ा ही था हम लोगों ने। सबसे पहला जो डिबेट्स हुआ था साइंटिफिक कम्युनिटीज़ में, वो स्फेरिसिटी पे हुआ था, क्योंकि सबसे पहला खोज अर्थ की स्फेरिसिटी ही था। यहीं से अर्थ में हम स्टार्ट करेंगे अंदर घुसना, जहाँ से हमने अर्थ को रोका था स्फेयर पे। तो स्फेरिसिटी, इसका काफ़ी सारे प्रूफ्स के बारे में भी हमने चर्चा किया, जो कि कुछ प्रूफ्स जो थे वो थियोरेटिकली दिए गए, कुछ प्रैक्टिकली दिए गए। एंड उसके बाद ये मान भी लिया गया था कि अर्थ स्फीयर है। तो कुछ ऐसा एक डायग्राम प्रपोज किया जाता है। मान लिए कि ये हमारा अर्थ है जो कि एक स्फीयर है, दिस इज आवर अर्थ। ऑफ कोर्स ये पीछे वाला लाइन है, इसे हम इमेजिनरी शो करेंगे। इफ आई चेंज माई चॉक, या तो ये सेंटर ऑफ अर्थ है। उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था कि अर्थ ब्लर्स्ड है या फिर कुछ और, वो आगे धीरे धीरे आया, जो कि आज ही हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी सिर्फ अर्थ को एक स्फीयर माना जाता था, जो कि एक नॉर्मल सा स्फीयर आप जानते हो, ओके। तो ये सेंटर ऑफ अर्थ है। मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर 1 है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर 2 है, गॉट इट। तो हॉराइजन, आप जो भी एक टैंजेंट ड्रॉ किया जाता है, कोई भी टैंजेंट, आप टैंजेंट जानते हो सर्कल का, सर्कल में आपने टैंजेंट के बारे में सुना होगा, अगर आप सर्कल पढ़े हो तो स्फीयर में भी टैंजेंट होते हैं। तो कोई भी लाइन जो कि स्फीयर को टच करते हुए निकलती है, जो कि अर्थ को टच करते हुए निकलती है, उसे हम हॉराइजन कहते हैं। व्हाट्स हॉराइजन? मान लिए कि ये हमारा अर्थ है एंड इसे इस पॉइंट से कोई अगर लाइन टच करते हुए निकलेगा तो इसे हम हॉराइजन कहेंगे। इसे हिंदी में क्षितिज कहा जाता है।
हॉराइजन के डिफरेंट जगह पे डिफरेंट मीनिंग होते हैं। ये जनरली सेपरेटिव वर्ड है जो कि एक चीज़ को दूसरे से सेपरेट करता है। तो हॉराइजन मान लीजिए यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर 1 खड़ा है, यहाँ से हम एक हॉराइजन ड्रॉ करेंगे या यहाँ से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। हॉराइजन को H से लिखते हैं और यहाँ पे ऑब्जर्वर हमारा 2 है, यहाँ पे भी एक हॉराइजन ड्रॉ करेंगे। इसे हम दो हॉराइजन, इसका नाम हॉराइजन 2 एंड हॉराइजन 1। गॉट इट? यहाँ तक समझ में आ गया? तो एस्ट्रोनॉमी में एक कॉन्सेप्ट सा आता है, या आप भी कभी सोचते होगे कि तारे से कैसे किसी चीज़ की डिस्टेंस नापी जाती होगी। जो तारा होता है, जो कि स्टार्स होता है, उससे हमारे कोऑर्डिनेट्स कैसे पता चलते हैं, तो वो हम प्लम्ब लाइन के हेल्प से जानते हैं। प्लम्ब लाइन किसे कहते हैं? प्लम्ब लाइन वो कोई भी परपेंडिकुलर लाइन जो कि ऑब्जर्वर को टच करे, ऑब्जर्वर से जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे उसे हम प्लम्ब लाइन कहेंगे। यहाँ से हम जहाँ से हम खड़े हैं, यहाँ से हॉराइजन से हम जो परपेंडिकुलर लाइन यूनिवर्स की ओर जो ड्रॉ करेंगे, हमसे परपेंडिकुलर लाइन जो होगा उसे हम प्लम्ब लाइन कहेंगे। तो ऑब्जर्वर 1 का प्लम्ब लाइन ये होगा, प्लम्ब लाइन। एंड ऑफ कोर्स अर्थ के अंदर इसे हम इमेजिनरी से ड्रॉ करेंगे डॉटेड लाइन से। एंड ये इसका प्लम्ब लाइन 2, प्लम्ब लाइन 1। अंडरस्टूड? अगर आप देखोगे तो ये दोनों मीट कर रहा है और एक एंगल बना रहा है। मैं बताता हूँ ये मैं क्यों बताया। और अगर हम हॉरिजन को और हम एक्सटेंड करते हैं, ये दोनों हॉराइजन को, तो जो ये एंगल बन रहा है वो इस एंगल के बराबर होता है। आप अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो आपने मैथमेटिक्स के जियोमेट्री सेक्शन में ये चीज़ें को पढ़ा होगा आपने। ये चीज़ मैथमेटिक्स में है, अब जियोमेट्री सेक्शन में, कि स्फीयर की ये प्रॉपर्टीज़ भी है एक तरह से, जो कि उस वक्त साइंटिस्ट ने ग्राफ पेपर पे इस चीज़ को बनाया था एंड उन्होंने ये फाइंड आउट किया था। ओके, ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होता है अगर ये एक ट्रू स्फीयर है तो। ट्रू स्फीयर, इससे हमें यही पता चलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्लम्ब लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जर्वर प्लेस। जैसे जैसे ऑब्जर्वर अपना प्लेस चेंज करेगा वैसे वैसे प्लम्ब लाइन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बस इसे यही बताया गया था। एंड अगर हमारा अर्थ ट्रू स्फीयर नहीं है तब क्या होगा, यानी कि इससे हमें ये बताया गया कि ये जितना दूर चलेगा ये उतना ही ज़्यादा एंगल क्रिएट करेगा। एंड ये अगर ट्रू स्फीयर है तो हर जगह ये सेम लागू होगा, जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ हॉरिजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ प्लम्ब लाइन। इस चीज़ से हमें यही बताया गया। और अगर हमारा अर्थ ट्रू स्फीयर नहीं है तो, जैसा कि हम जानते हैं हमारा अर्थ ट्रू स्फीयर नहीं है, इट इज़ ए बल्ज्ड फ्रॉम इक्वेटर। इस डायग्राम से हमें बस यही बताया जा रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द प्लम्ब लाइन। और अगर हमारा अर्थ अगर ट्रू स्फीयर नहीं है, अगर हमारा अर्थ स्फीयर नहीं है, देन सबसे पहले इसको क्या लिखते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड is directly proportional to change in plumb line. Is it visible? Yeah. अभी हमने जो डायग्राम देखा उसका क्या कंक्लूजन निकला, द डिस्टेंस ट्रेवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन प्लम्ब लाइन। प्लम्ब लाइन आपको पता चल गया, ऑब्जर्वर से परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करते हैं इमेजिनरी लाइन, उसे हम प्लम्ब लाइन कहते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन प्लम्ब लाइन। ये हमने दिस इज वैलिड फॉर ट्रू स्फीयर। एंड उसके बाद अगर ट्रू स्फीयर नहीं है तब
तब क्या होगा, अगर स्फीयर नहीं है तो then the distance travel is not directly proportional to change in the plumb line। अभी हुआ क्या कि मैं वो पूरा डायग्राम बनाया जो कि नॉट स्फीयर वाला था एंड उसमें मैंने अच्छे से सारा कुछ समझाया, बट अफसोस उस वक्त शायद कैमरा हिल गया था, आई डोंट नो कैसे हुआ, जबकि ट्राइपॉड पे ये फिक्स है। सो वो उसका कंक्लूजन यही है कि अगर कोई भी एक प्लैनेट स्फीयर नहीं है तो उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा चेंज इन द प्लम्ब लाइन का। दैट्स इट। एंड ये डायग्राम का जो शुरू वाला था स्फीयर का, उससे हम लोगों ने ये बिल्कुल प्रैक्टिकली समझा कि ये कैसे होता है। एंड अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अभी तक हमने ये बात किया एक ग्राफ पे बना करके, एक बिल्कुल बोर्ड पे बना करके कि एक अगर अर्थ स्फीयर है तो क्या क्या होगा, क्योंकि किसी भी थ्योरी का एराइज ऐसे ही होता है कि उसे आगे बनाया जाता है फिर समझा जाता है। बट जब इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखा गया, जब इस चीज़ को प्रैक्टिकली नापने की, प्रैक्टिकली मेज़र करने की कोशिश की गई, तो जानते हैं क्या हुआ ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये एराइज हुआ कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एराइज्ड। सबसे पहला प्रॉब्लम ये था कि वो जो जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम मापे कैसे, उसका मेज़र कैसे करें। जो ये हमारा अर्थ था और जो ये हमारा स्फीयर बॉडी था, जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, इसको हम मेज़र कैसे करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हुआ जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम था इन द रियल लाइफ। हम देखते हैं कि कॉपी पे काफ़ी सारी चीज़ें बड़ी चीज़ कर लेते हैं, बट इन द प्रैक्टिकल लाइफ वो पॉसिबल ही नहीं होता है, और होता भी है तो बहुत ही डिफ़िकल्टीज एंड हिंड्रेंस होते हैं। जो तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आया इस थ्योरी में वो ये था, इसे प्रैक्टिकल देखने पे, कि ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को कैसे नापे अर्थ पे। ये अगर आप सोच रहे हो कि फित्ता से नाप दें या फिर किसी भी इंच टेप से, तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली बात होगी। ऐसा नहीं होता है उतने बड़े, ना ही आप इंच टेप यूज़ कर सकते हो ना ही कुछ। और सरफेस ऐसा भी नहीं है कि फ्लैट है बिल्कुल कि आप नाप दोगे। सरफेस कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे नीचा है, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे गहरा समुंदर है, कहीं पे लेवल डाउन है, कहीं पे अप है। ऐसा नहीं है कि आप इंच टेप से नाप सकते हो। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था, हाउ टू मेजर डिस्टेंस, distance between 2 point एंड जो दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि ये जो चेंज हो रहा है प्लम्ब लाइन में, द चेंज इन प्लम्ब लाइन जो कि हमने अभी पढ़ा, ये जो चेंज हो रहा है प्लम्ब लाइन में उसको कैसे मेज़र करें, है ना। अब कॉपी पे तो खूब अच्छा लगा बनाकर बोलने में कि हाँ ये जो प्लम्ब लाइन का जो ऐसा हो रहा है, इस एंगल ये एंगल बराबर है एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन प्लम्ब लाइन। ये सबसे पहले कॉपी पे ही प्रूफ हुआ था, मतलब कि कॉपी नहीं, ग्राफ पेपर पे या कहीं भी हुआ था, दैट्स नो मैटर। तो उसके बाद चेंज इन प्लम्ब लाइन, उसके बाद जो प्रॉब्लम था वो ये था हाउ टू मेजर ए चेंज इन प्लम्ब लाइन। ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ये सब नहीं समझोगे ना तो आपको फर्दर एस्ट्रोनॉमी क्लासेस समझ में ही नहीं आएगा। ये सब काफ़ी बेसिक सी बातें हैं, काफ़ी अच्छे से मैं समझा रहा हूँ। जैसे जैसे क्लासेस का लेवल अप होगा ये सब चीज़ें की कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे बहुत ही ज़्यादा। हाँ, तो ये जो चेंज इन प्लम्ब लाइन है ये कैसे नापें, थिंक। मैं आपको 5 सेकंड देता हूं सोचने के लिए। आप सोचो ये दोनों चीज़ का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। आपने सोचा ये दोनों जो प्रॉब्लम है इसे कैसे सही किया गया होगा। ओके, सो फर्स्ट प्रॉब्लम है मेजर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। इसे एक ट्रिग्नोमेट्री की कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया गया। अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होगा इसमें, उसे कहते हैं ट्राइएंगुलेशन। अभी बताते हैं ये क्या होता है, इसे कैसे मेज़र किया जाता है, ट्राइएंगुलेशन। एंड ये जो सेकंड प्रॉब्लम था, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम बस कुछ ही दिन के लिए होती है,
सबको सही किया जा सकता है। जो सेकंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम था, चेंज इन प्लम लाइन, इसे बाय द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टार, बाय द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टार, ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टार। मैं देख लूँ एक बार कि सही एंगल तो आ रहा है कैमरा का, बहुत बार होता है कैमरा ही हिल जाता है। दैट्स सही है। ओके, तो पहला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास ट्राईएंगुलेशन, जो कि एक ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, इससे आया। एंड दूसरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टार से आया, क्योंकि हमारे पास जो स्टार होते हैं वो तो फिक्स जगह पे होते हैं, दैट्स इट। एंड उससे हम देख सकते हैं कि हम इस स्टार के अभी परपेंडिकुलर हैं कि इस स्टार के परपेंडिकुलर हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। ये दोनों प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मिल गई थी। अब इसमें भी काफ़ी सारे दिक्कत हैं इस सॉल्यूशन में भी, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड इस सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे तो इसी से फिर लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट एराइज होगा। एंड इसी में आगे बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे हम इसी से कॉन्सेप्ट एराइज होते होते आज हम फिजिकल प्रॉब्लम और द यू कैन से जो कि अर्थ पे हमने आज ये सब फर्स्ट कैटेगरीज ऑफ प्रॉब्लम को डिस्कस किया, शेप, साइज, ये सब का, ये सब हमें आ जाएगा। बस यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से चलते 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 आज हम ये पूरा फर्स्ट कैटेगरी पढ़ लेंगे। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू द कॉन्सेप्ट ट्राईएंगुलेशन, जो कि अभी हमने देखा कि ट्राईएंगुलेशन से जो कि हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आया था कि किसी भी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को नापना, वो हम ट्राईएंगुलेशन से कर सकते हैं। तो अब देखते हैं ट्राईएंगुलेशन है क्या, ये कैसे ट्रिग्नोमेट्री से ये एराइज हुआ, इसमें कैसे ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से इसे हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो एनी या फिर ऑल, नॉट एनी, ऑल फार पॉइंट measured distance between all far point, distance between all far point measure by process known as triangulation. Distance between all far point measured by a process known as triangulation. ट्राईएंगुलेशन क्या होता है आइए समझते हैं। तो ट्राईएंगुलेशन को हमने ये जाना कि ये किसी भी दो पॉइंट के बीच के दूरी को नापने के लिए यूज़ किया जाता है। अब कैसे यूज़ किया जाता है ये भी तो जानना है, सिर्फ ये जानने से थोड़ी ना होगा। अगर मैं पढ़ाऊंगा तो ये भी बताऊंगा कि कैसे होता है। मान लिए कि हमें किसी दो पॉइंट के बीच की दूरी को नापना है, तो सबसे पहले ये भूल जाते हैं कि अभी हमें कुछ भी आता है। सबसे पहले बिल्कुल मन शांत करके सुनिए, बहुत ही नहीं समझने में बहुत हार्ड है, समझने में बहुत इजी है। ओके, लेसन में मान लिए कि कोई पॉइंट है, इसे हम ऑब्जर्वर 1 कहते हैं। ओके, और एक और ऑब्जर्वर 2 है। अब कंडीशन ये है कि ऑब्जर्वर 1 से और ऑब्जर्वर 2 के बीच की दूरी हमें पता होना चाहिए। लिसन मी फर्स्टली, आप कहोगे कि जब दूरी पता ही है तो फिर हम नापेंगे क्या। लिसन मी फर्स्टली, हमें ऑब्जर्वर 1 से ऑब्जर्वर 2 की दूरी पता होना चाहिए। मान लिए कि ये 10 किलोमीटर या जो भी हो, या नहीं लिखते अभी कन्फ्यूजन होगा। हमें ये और एक दो पॉइंट के बीच की दूरी पता होना चाहिए, किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी जो कि हमें नापना है उसके आसपास से रिलेटेड। अभी समझ में आ जाएगा क्यों। हमें किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी ऑब्जर्वर 1 से और ऑब्जर्वर 2 के बीच की दूरी पता होनी चाहिए इस ट्राईएंगुलेशन को यूज़ करने के लिए। इसे हम कहते हैं बेस लाइन। एंड आप अमेज हो जाओगे ये जान करके आज हमें नॉर्थ से जो साउथ पोल की जो डिस्टेंस है, ईस्ट से वेस्ट की डिस्टेंस है, ये सारा कुछ हम ट्राईएंगुलेशन से ही कैलकुलेट किए हैं। हम कोई भी इंच टाइप से कैलकुलेट नहीं किए हैं अर्थ की डिस्टेंस। ओके, हम या फिर किसी भी इस यूनिवर्स में किसी भी चीज़ का जो आप लेंथ जानते हो, जुपिटर का लेंथ जानते हो, सारा कुछ ट्राईएंगुलेशन से ही निकाला जाता है मोस्टली।
ट्राईएंगुलेशन से सबसे एक्यूरेट रिजल्ट आते हैं एंड सबसे कन्वीनियंट रिजल्ट आता है। सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट ट्राईएंगुलेशन से ही आता है। इसके अलावा कोई प्रोसेस से इतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता और सबसे कन्वीनियंट प्रोसेस भी यही है। तो इसी कारण हम सिर्फ इसी को पढ़ेंगे डिस्टेंस मेज़र करने के लिए। तो कोई भी दो पॉइंट है, एक ऑब्जर्वर 1 एक ऑब्जर्वर 2, ये दोनों के बीच की दूरी हमें पता होनी चाहिए, बीच की दूरी हमें पता होनी चाहिए और इस लाइन को हम बेस लाइन कहेंगे। मान लीजिए कि हमें जानना है ऑब्जर्वर 1 से और ऑब्जर्वर 3 के बीच की दूरी जानना जिसे है उसे हम ऑब्जर्वर 3 कह रहे हैं। ऑब्जर्वर 1 से और ऑब्जर्वर 3 के बीच की दूरी जानना हो या ऑब्जर्वर 2 से ऑब्जर्वर 3 के बीच की दूरी जानना हो तो ये निकालेगा। बट दो लाइन के डिस्टेंस पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपको दिल्ली से बॉम्बे की दूरी निकालना है तो आपको दिल्ली में कोई एक खास जगह नोएडा, तो आपको नोएडा के कोई एक पॉइंट से आपको कोई एक गाजियाबाद की पॉइंट को, कोई भी एक नोएडा में कोई खास बड़ी बिल्डिंग, कोई भी जो एक बड़ा बिल्डिंग होगा और कोई एक गाजियाबाद में कोई एक बड़ा बिल्डिंग है, वो दोनों पे आपको एक पे आप और एक पे आपके दोस्त को बैठ जाना है और उस दोनों के बीच की दूरी आपको पता होनी चाहिए। तो आप बम्बे के किसी भी एक बड़े बिल्डिंग की दूरी आप निकाल दे सकते हो कि आपके यहाँ से उसकी दूरी कितनी है ना। अमेजिंग, यही है इसका काम। तो ऑब्जर्वर 1 से ऑब्जर्वर 2 के बीच की दूरी हमें पता होना चाहिए और उसके बाद ऑब्जर्वर 3 कितना भी दूर है उसका डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। बट जितना नज़दीक होता है उतना ही कन्वीनियंट, उतना ही एक्यूरेट निकलता है। अभी बताते हैं क्यों। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन में एरर नहीं होता है, होता किस चीज़ में है एरर, अभी बताते हैं। लिसन में ऑब्जर्वर 1 से हमें ऑब्जर्वर 2 के बीच की दूरी पता है। अब क्या करेंगे आगे, ऑब्जर्वर 1 को या फिर जो फर्स्ट बंदा है या फिर जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे इसे टेलीस्कोप पकड़ना है, टेलीस्कोप लेना है एंड इससे ऑब्जर्वर 3 या फिर जो थर्ड बिल्डिंग है या फिर जो डिजायर्ड लोकेशन है जिसका दूरी पता करना है उसके तरफ टेलीस्कोप को पॉइंट करना है, उसके तरफ टेलीस्कोप को पॉइंट करना है। एंड जो टेलीस्कोप को पॉइंट करना है उसी के पैरेलल हम नीचे एक सर्कल रखेंगे जिस पे 360 डिग्री मार्क हो। एक ऐसा कंपास आपने प्रोटेक्टर देखा है, हाँ, तो वो हाफ प्रोटेक्टर होते हैं जिसको आप चांद कहते हैं आप लोग, उसमें 180 डिग्री होता है, तो उसी का डबल 360 डिग्री वाला प्रोटेक्टर लेगा। एंड जो पॉइंट उसकी तरफ है, मान लीजिए कि वो प्रोटेक्टर में 60 डिग्री पर अभी है, 60 डिग्री पर है उस प्रोटेक्टर में, जब वो टेलीस्कोप को थर्ड पॉइंट पे पॉइंट कर रहा है। एंड उसके बाद उसको थर्ड पॉइंट से मूव करना है धीरे धीरे। जब ऑब्जर्वर 2 के पास टेलीस्कोप का पॉइंट हो जाए, जब ऑब्जर्वर 2 नजर आने आ जाए टेलीस्कोप से, मान लिए कि ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, वो हमारा ऑब्जर्वर 3, ये हमारा ऑब्जर्वर 2, वो दीवार, और ये दीवार हमारा ऑब्जर्वर 3। ऑफ कोर्स आपको दीवार नज़र नहीं आ रहा होगा बट है। तो मान लिए कि हमें ऑब्जर्वर 3 यानी उस दीवार की दूरी तय करनी है। यहाँ से इस दीवार की दूरी 2 मीटर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑब्जर्वर 3 की ओर पॉइंट किए, मान लिए ये एंगल है तो यहाँ पे एक मार्क कर देंगे और फिर इसको घुमाएंगे टेलीस्कोप की पॉइंट को, और फिर जब इस साइड हो जाएगा ऑब्जर्वर 2 की ओर जब पॉइंट हो जाएगा तो फिर वहाँ पे मार्क करेंगे और कितना एंगल ये रोटेट हुआ, कितना एंगल टेलीस्कोप ने कवर किया ऑब्जर्वर 3 से ऑब्जर्वर 2 की ओर पॉइंट करने में, उस एंगल को हम मार्क करेंगे। मान लिए ये 60 डिग्री पे था और यहाँ पे आते आते ये 20 डिग्री पे हो गया, ये 20 डिग्री पे हो गया, तो ये कितने डिग्री काम ये रोटेट किया, 40 डिग्री। मान ली तो समझ जाएंगे कि ये हमारा जो टेलीस्कोप है ये 40 डिग्री रोटेट किया। अब ऑब्जर्वर 2 से देखते हैं। अब ऑब्जर्वर 2, ये दोनों के बीच की दूरी पता होनी चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ट्राईएंगुलेशन यूज करने के लिए 2 पॉइंट के बीच की दूरी पता होनी चाहिए थर्ड पॉइंट की दूरी निकालने के लिए। तो जब ऑब्जर्वर 2 यहाँ पे है, ये क्या करेगा, सबसे पहले अपना टेलीस्कोप पॉइंट ऑब्जर्वर 3 की ओर पॉइंट करेगा उसी की तरह, और यहाँ पे ये भी मार्क करेगा। मान ली इसका भी यहाँ पे 60 डिग्री है, मान लेते हैं वो जो 360 डिग्री का प्रोटेक्टर है उसके ऊपर, एक सेकंड में दिखाता हूँ, या मान लिए कि उसका पास ये टेलीस्कोप है, ये उसके पास प्रोटेक्टर है, उस पर ऐसे रखा तो ऑब्जर्वर 3 अभी नज़र आ रहा है, और उसको ऐसे घुमाना पड़ा तो ऑब्जर्वर 1 नज़र आ गया। ऑब्जर्वर 2 के लिए यहाँ पे ऑब्जर्वर 1 है, यहाँ पे ऑब्जर्वर 3 है, तो कितना एंगल वो घुमाया उसे मार्क करेगा। मान ली वो 60 पे था
और ऑब्जर्वर 2 के पास आने में उसे घुमाने पड़ गए, यहाँ पे ऑब्जर्वर 2 पे आने में वो भी 20 डिग्री पे पहुँच गया, यानी कि ये भी 40 डिग्री घूमा, 60 से 20 पे पहुँचा तो 40 डिग्री घूमा। तो ये एंगल हमें पता चल गया, ये एंगल हमें पता चल गया और एक साइड पता है, तो हम ये साइड तो आराम से निकाल ले सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ सिंपल और प्लेन ट्रिग्नोमेट्री। ये तो आता ही होगा आप लोगों का कि किसी भी ट्रायंगल में हमें हमें एक साइड और 2 एंगल पता होता है तो उस ट्रायंगल की हम पूरी कुंडली निकाल सकते हैं। मान लिए कि ये एक ट्रायंगल है, इसका ये एंगल और ये साइड नोन है, तो हम इस ट्रायंगल की पूरी कुंडली निकाल सकते हैं, ये साइड भी निकाल सकते हैं, ये साइड भी निकाल सकते हैं, सारा कुछ। अगर आप में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें लग रहा होगा ऐसा तो बहुत सारा ट्रायंगल होगा, ये थोड़ी ना यूनिकनेस है कि इसका सिर्फ डिटेल आएगा, तो आप 9th क्लास में पढ़े होंगे या 10th क्लास में सिमिलरिटी एंड कन्ग्रुएंस। तो यहाँ पे कन्ग्रुएंस होता है एक एक कन्ग्रुएंस है, एंगल साइड एंगल, तो जिसका एंगल साइड और एंगल सेम होगा वो एक यूनिक ट्रायंगल होगा। तो ऐसा बस यही एक प्रकार का ट्रायंगल हो सकता है जिसका ये एंगल एक साइड सेम हो, इस कारण इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी यूनिक आएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टीज पाए जा सकते हैं, ये यूनिक होता है। इसे यूनिक हम कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर सकते हैं, ए कॉन्ग्रुएंसी से। अब मान लिए कि नहीं, हमारा फाइनल पॉइंट है यहाँ, हमें इस चीज़ की दूरी निकालनी है, यहाँ से हमें छोटी सी दूरी नहीं निकालनी है, तो अब क्या करेंगे, इसी चीज़ को रिपीट करेंगे। गिव मी अ सेकंड टू रैबिट। तो अब क्या करेंगे, ये ऑब्जर्वर 3 है, यहाँ पे एक और ऑब्जर्वर को लाएंगे, ऑब्जर्वर 4 को। ऐसे ही होता है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। और दूर की दूरी को नापने के लिए आपकी घर की दूरी नहीं है कि इंच टेप से नाप दिया 20 फीट 30 फीट। हम जब यूनिवर्स में या फिर हम जब अर्थ की दूरी, अर्थ की सर्कमफेरेंस को नापते हैं तो बस और बस यही एक वे होता है। इज माई माइक वर्किंग प्रॉपरली? मैं लाइव क्लासेस लूँगा ना तब ज़्यादा अच्छा से पता चलेगा। यहाँ से यही चीज़ ये रिपीट करेगा। हमें तो अभी ऑब्जर्वर 1 से ऑब्जर्वर 3 की दूरी पता चल गया है, सी में ऑब्जर्वर 1 से ऑब्जर्वर 2 की दूरी पता था, हमें ये एंगल और ये एंगल पता चल गया है। यहाँ तक पता चला है कि नहीं, बोलो हाँ पता चल गया, तो अभी कमेंट करो हाँ। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया, मैं भी देखूंगा बाद में कि यहाँ तक कितने बच्चे देखे एंड कितने लोगों को समझ में आया, तो आपको कमेंट करना है यस 1। मैं काफ़ी सारे पॉइंट पे दूंगा, यस के साथ 1, यस 1 आज आप कमेंट करना, ओके। हाँ, तो यहाँ पे मुझे इस चीज़ की दूरी और ये दोनों एंगल पता है, तो बाय द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, अगर आपको नहीं आता है निकालने तो कहना। ये ट्रिगोनोमेट्री की इस कॉन्सेप्ट की मैं एक वीडियो बना दूंगा, ये काफ़ी इजी है, इसमें कुछ थ्योरीज होंगे एंड कुछ प्रिंसिपल यूज़ होगा जिससे ये काफ़ी इजीली बन जाएगा। मैं अभी नहीं बता रहा हूँ उसे, ओके। दिस इज सीक्रेट, जिसे आता है वो बनाना, वो ऐसा निकालना भी प्रैक्टिकल अपने घर के आसपास करके देखना, एंड जिसे नहीं आता है वो कमेंट करना, मैं इस पर समझा दूंगा, ओके। तो ये साइड पता चल जाएगा, ये साइड पता चल जाएगा। लेट सपोज हमें ये साइड पता चल गया, ये साइड पता चल गया बाय द हेल्प ऑफ प्लेन ट्रिग्नोमेट्री और द ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट्स। तो जब हमारा पास O2 से O3 का पता चल गया, तो अब हमारा नेक्स्ट बेस लाइन ये बन जाएगा। क्या कहते हो? अब हमारा बेस लाइन ये बन जाएगा, क्योंकि बेस लाइन होने के लिए तो ऐसा कुछ है नहीं कि खास होना पड़ता है, फेशियल लगाना पड़ता है, दैट्स ऑल इट, नहीं ना। बेस लाइन होने के लिए बस एक ही चीज़ चाहिए, उसका दोनों का बीच का दूरी पता होना। तो ऑब्जर्वर 2 और ऑब्जर्वर 3 का बीच का दूरी हमें पता चल गया, तो इस लाइन को हम बेस लाइन कहेंगे। और यहाँ से हमें ऑब्जर्वर 4 की दूरी को पता करना है, तो फिर यहाँ से वही वाला मेथड अपनाएंगे, टेलीस्कोप को रखेंगे, पॉइंट करेंगे, जितना एंगल कवर होगा उसे नापेंगे, जो भी एंगल आएगा फिर उससे ये दोनों को निकालेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई। और फिर ऑब्जर्वर से 4 का हमें पता चल जाएगा, तो ऑब्जर्वर 2 को और ऑब्जर्वर 4 को, या फिर ऑब्जर्वर 3 को और ऑब्जर्वर 4 को बेस पॉइंट बनाकर, क्योंकि ये भी हमें उस वक्त पता चल जाएगा जब ये निकालेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। फिर मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जर्वर 5 है, तो फिर इसका भी ऐसे ही निकल जाएगा, और यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जर्वर 6 है, तो इसका भी ऐसे ही निकल जाएगा। और इस तरह से अर्थ की नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक की दूरी निकाली गई थी। दिस नॉट ए जोक, एंड बिल्कुल एक्यूरेट निकलता है, बिल्कुल एक्यूरेट, टू द पॉइंट तक के एक्यूरेट निकलेगा इससे। एंड इसमें बस 2 प्रॉब्लम्स आते हैं, इसमें 2 प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे कि अगर आप नाप रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि ये बिल्डिंग और ये बिल्डिंग का लेवल एक है। ट्रिग्नोमेट्री में तो लेवल एक चाहिए। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, अगर हमने बार मैंने यूज़ किया है प्लेन ट्रिग्नोमेट्री का। प्लेन ट्रिग्नोमेट्री में हाइट सभी एंगल की सेम होती है,
तो ऐसा तो ज़रूरी है नहीं कि सबका हाइट सेम हो, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। जब आप एस्ट्रोनॉमर बनोगे इन द कॉलेज लाइफ, ये सब चीज़ें भी ये सब चीज़ें को मिनिमाइज़ किया जाता है डिफरेंट वे से। मैं अभी डिस्कस नहीं करने वाला हूँ उन सब चीज़ों को। हाँ, और एक प्रॉब्लम ये होता है कि ऑब्जर्वर 1 से टेलीस्कोप को हिलाने में भी थोड़ा सा गलती हो सकता है, मार्क करने में गलती हो सकता है, तो ये सब पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। एंड वेल एजुकेटेड एस्ट्रोनॉमर ये सब काम करते हैं। ओके, हाँ, एंड दैट्स इट। इसी को हम ट्राईएंगुलेशन कहते हैं। इससे हम किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी को नाप सकते हैं। आई होप ये पूरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी तक हमने ट्राईएंगुलेशन की पूरी कॉन्सेप्ट्स को जाना, दो बिंदुओं की, दो पॉइंट की बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है विद द हेल्प ऑफ प्लेन ट्रिग्नोमेट्री हमने सीखा। एंड एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं ये करना चाहूँगा कि मैं आज जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज डे है फ्राइडे 16 फरवरी डे फ्राइडे। एंड मैं आज इस वीक में बहुत ही ज़्यादा बिजी था। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया कि मैं आपके लिए क्लासेस रिकॉर्ड करूं या फिर कोई भी डीपीपी तैयार करूं। इस कारण जो भी, एंड सैटरडे को भी नहीं हो पाएगा, जो भी एक दिन में क्लास रिकॉर्ड हो सकती है मैं वो पूरी प्रयास करूंगा, जितना लेंदी हो सके मैं रिकॉर्ड करूं एंड आपको प्रोवाइड करूं। बट जो नेक्स्ट क्लासेस आपको मिलेंगे, मैं नेक्स्ट वीक से बिल्कुल फ्री हूं। मैं डेली थोड़ा क्लास रिकॉर्ड कर लूँगा। एंड जब आपको एक संडे को क्लास मिलेगा तो वो बिल्कुल सही ड्यूरेशन का भी होगा, जैसा आपने डिमांड किया है 1 आवर टू 1.5 आवर, इतने ड्यूरेशन की क्लास आपको मिलेगी नेक्स्ट क्लास से। इस क्लास की ड्यूरेशन हो सकता है थोड़ा कम रहे, प्लीज़ मैनेज टिल दिस क्लास। एंड अगर हम दूसरे कॉन्सेप्ट्स की बात करें, जो दूसरा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम था उसका क्या सॉल्यूशन निकला था? मेजर फ्रॉम स्टार, मेजरमेंट डन फ्रॉम स्टार। तो जो हमारा सेकंड था ये बहुत ही ईजी है, ये हम आगे समझेंगे इसको डिटेल में फर्दर क्लास में। अभी के लिए ये जान जाओ कि प्लम्ब लाइन में जो चेंज होता है वो हम कैसे अब जानते हैं, किसके हेल्प से जानते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्टार। अब हम स्टार के बाद लैटिट्यूड पढ़ेंगे। सबसे पहले ये लिखते हैं, चेंज इन प्लम्ब लाइन, चेंज इन प्लम्ब लाइन between 2 point meso, change in plumb line between 2 point meso by the help of stars। अब स्टार्स के हेल्प से कैसे होता है अब बात करेंगे। ओके, मैंने कहा था ना रुक जाओ समझाते हैं। तो स्टार के हेल्प से कैसे होता है अब बात करेंगे। यहीं पे लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट से राइज हुआ है, यहीं पे लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट से राइज हुआ है, यहीं सब लैटिट्यूड आएगा। लैटिट्यूड क्या होता है, 1 आवर का लैटिट्यूड क्या होता है, 1 डिग्री लैटिट्यूड क्या होता है, एंड दैट्स ऑल। आज सारा कुछ कवर करेंगे, ये चीज़ तो आज कवर हो ही जाएगा, इतना तो टाइम है। ओके, मेजर बाय द हेल्प ऑफ स्टार्स। If we move forward then on the topic of Earth, अभी तक हमने ये जान लिया कि ट्राईएंगुलेशन क्या होता है विद द हेल्प ऑफ प्लेन ट्रिगोनोमेट्री। एंड उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो हमने ये देखा कि हमारे जो दूसरा जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम था, जो हमारा दूसरा मोस्ट हिंड्रेंस प्रॉब्लम था, मोस्ट हिंड्रेंस जो क्रिएट करता है वो प्रॉब्लम था क्या? हाउ टू फाइंड चेंज इन द प्लम्ब लाइन, हाउ टू फाइंड विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। वो उस वक्त हम लोग ने अभी तक ये जाना कि प्लम्ब लाइन में जो चेंज है वो स्टार की हेल्प से निकाल सकते हैं, बट कैसे निकाल सकते हैं नहीं जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कैसे निकालते हैं। उसके पहले हमें लैटिट्यूड को जानना होगा, क्योंकि लैटिट्यूड जो है वो स्टार्स की ही देन है, स्टार्स की ही क्वालिटी, स्टार की पोजीशन से ही हम लैटिट्यूड को फाइंड आउट किए हैं। ओके, एंड उसके पहले हमें ऑब्लेटनेस ऑफ अर्थ जानना होगा। अर्थ आखिर है कैसा? अर्थ पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं है। आपने ये काफ़ी बार सुना भी होगा कितने के मुँह से, बट अभी तक हम तो बोल रहे हैं अर्थ स्फेयर है। ये तो प्रैंक हो गया ना, बट नहीं, अर्थ कैसा है अब आगे ये जानेंगे। उसके बाद लैटिट्यूड जानेंगे एंड उसके बाद जानेंगे कि कैसे उसका पोजीशन निकाला जा सकता है, कैसे चेंज इन प्लम्ब लाइन निकाला जा सकता है। ओके, सो मूव फॉरवर्ड। न्यूटन प्रूफ ऑफ ऑब्लेटनेस ऑफ
अब बात करते हैं कि ऑब्लेट किसे कहते हैं, ऑब्लेट किसे कहते हैं, ऑब्लेट क्या होता है। ओके, सबसे पहले ये जानेंगे, तब इस पे डिस्कस, तब इस पे मूव करेंगे। ओके, ये मैंने टॉपिक लिखा है कि इसे आज हमें डिस्कस करना है। सो मूव फॉरवर्ड। व्हाट इज ऑब्लेट? ऑब्लेट एक उस तरह की एक बॉडी को कहा जाता है, एक उस तरह की जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट को कहा जाता है। ऑब्लेट एक उस तरह की जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट को कहा जाता है जिसका इक्वेटर ब्लर्ज्ड हो, एंड पोल फ्लैट हो, जिसका पोल जो है वो फ्लैट हो एंड जो इक्वेटर हो वो ज़्यादा ब्लर्ज्ड हो, वो ज़्यादा कर्व हो, एंड जो पोल हो वो उसके कंपैरिजन में फ्लैट हो, ना कि फ्लैट हो। ऑफ कोर्स फ्लैट नहीं होगा, उसके कंपैरिजन में फ्लैट हो। उस तरह के हम ऑब्जेक्ट को ऑब्लेट कहते हैं। इसके बाद हम काफ़ी सारे चीज़ को भी जानेंगे, बट धीरे धीरे। ओके, ऑब्लेट क्या होता है, फिर प्रोलेट क्या होता है, सब कुछ आगे। अभी ऑब्लेट जानते हैं। व्हाट इज ऑब्लेट इन जियोमेट्री? ऑब्लेट उस तरह के ऑब्जेक्ट को कहते हैं, जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट which is blurred from the equator and more flatter in the comparison of equator at pole। अगर आप एक सही के ज्योमेट्री पढ़े हो, अगर आपको मैथ से लव है, अगर आप एक मैथमेटिक्स लवर हो, जो कि अप्रॉक्स सब होते हैं जो एस्ट्रोनॉमी लवर होते हैं, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी जान है मैथमेटिक्स की, और यू कैन से सॉरी मैथमेटिक्स जान है एस्ट्रोनॉमी की, नॉट एस्ट्रोनॉमी जान है, मैथमेटिक्स जान है एस्ट्रोनॉमी की। ओके, तो ये कुछ ऐसा होगा। अगर आपने ऐसा ही कुछ डायग्राम सोचा था, एक सेकंड, भद्दा सा बना, तो देखते हैं अर्थ कैसा है, कुछ ऐसा। तो ये कुछ ऐसा होगा, ये यहाँ पे आके ब्लर्ज्ड, फिर फ्लैट, फिर ब्लर्ज्ड, फिर फ्लैट। हाँ, लगभग सही बना है, कोई दूसने वाली चीज़ नहीं है, रफ डायग्राम है। मैं कोई रियल ऑब्लेट नहीं बना पाऊँगा, काफ़ी हार्ड है, ट्राई करूँगा नेक्स्ट बार जब ऑब्लेट को अच्छे से समझाऊँ। तो ये यहाँ पे फ्लैट होता है, यहाँ पे ज़्यादा फ्लैट होता है, यहाँ की कंपैरिजन, यहाँ पे ब्लर्ज्ड होता है। ब्लर्ज्ड यानी बिगा हुआ, फुला हुआ, बीच से फुला हुआ एंड ऊपर से नीचे से चपटा हल्का, उसके कंपैरिजन में वैसे ऑब्जेक्ट को हम ऑब्लेट कहते हैं। हमारा अर्थ का भी साइज कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसा। अगर छोटा ही बनाए तो हाँ, दैट्स इट, ये बिल्कुल सही बना, कुछ इस प्रकार का। ठीक है, ये हमारा अर्थ का मेन डायग्राम है ऑब्लेट। अब हमने जान गया ऑब्लेट किसे कहते हैं, ऑब्लेट किस तरह के डायग्राम को कहते हैं। अब हम समझेंगे कि न्यूटन प्रूफ ऑफ ऑब्लेटनेस ऑफ अर्थ। अगर हमें ऑब्लेट ही पता नहीं होता क्या होता है तो हम ये प्रूफ को कैसे समझते हैं। इस प्रूफ को समझने के लिए हमें ऑब्लेट को समझना चाहिए, और जो कि हमने समझ लिया कि ऑब्लेट किसे कहते हैं, उस प्रकार की जिसका जो दोनों पोल्स है वो फ्लैट हो इन द कंपैरिजन ऑफ इक्वेटर एंड उसका इक्वेटर ब्लर्ज्ड हो। दैट्स इट। So now move in the forward to Newton proof of oblateness of the earth। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जब हम एडिट करने के लिए बैठे तब हम लोगों ने ये देखा, नोटिस किया कि ये जो न्यूटन ऑब्लेटनेस का जो क्लिप था ये उस वक्त कैमरा के कारण रिकॉर्ड नहीं हुआ। ये बहुत ही ज़्यादा सैड वाली बात थी, सो सैड। बट ये छोटी सी गलती के लिए हम इतनी बड़ी प्रूफ को नहीं छोड़ सकते जिसका कॉन्सेप्ट आपको नीड पड़ेगा। आपको
अर्थ को ऑब्लेट समझने के लिए। सो हम अभी बहुत ही एफर्ट दे रहे हैं, वॉइस ओवर कर कर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड हमारी पूरी टीम को फॉरगिव कर दीजिए इस चीज़ के लिए। एंड आप भी ट्राई करिएगा कि आप ये वॉइस ओवर में समझ पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे राइट साइड में जो इमेज है वो जो बिल्कुल ट्रू स्फीयर का है, तो उस वक्त ये नहीं पता था और थोड़ा बहुत पता भी था, तो ये प्रूफ नहीं था कि हमारा अर्थ ऑब्लेट है। तो न्यूटन ने कहा चलो मान लेते हैं, सपोज दैट लेट्स अर्थ टू बी ए ट्रू स्फीयर। उन्होंने कहा कि हम सेंटर से एक पोल की तरफ एक वाटर पाइप लगाते हैं एंड एक सेंटर से इक्वेटर की तरफ लगाते हैं। क्योंकि अर्थ हमारा ट्रू स्फीयर है तो दोनों का लेंथ सेम होगा, क्योंकि दिस इज़ ए प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्फीयर, ऑल रेडियस आर सेम। तो अगर दोनों पाइप का लेंथ हमारा सेम है और उस वक्त ये पता था कि हमारा अर्थ रोटेट करता है, तो चूंकि हमारा अर्थ रोटेट करता है एंड वो फोर्स अकर ड्यू टू रोटेशन, यू ऑल नो दैट इज़ ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अवे फ्रॉम द सेंटर एक्ट करता है। तो चूंकि हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये अवे फ्रॉम द सेंटर एक्ट करेगा, हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है, तो जब ये रोटेशन होगा तब जो वाटर पाइप है इसका जो ऊपर से जो फोर्स पड़ेगा सेंटर की तरफ, सेंटर भी इस पर उतना ही फोर्स लगाएगा, इस कारण ये इक्विलिब्रियम में रहेगा वाटर में, जो पाइप में जो वाटर है दोनों तरफ। बट अगर रोटेशन नहीं होता तब तो ये इक्विलिब्रियम में रहता। बट अगर रोटेशन, चूँकि रोटेशन हो रहा है एज वी नो एंड ये प्रूफ्ड था कि रोटेशन होता है अर्थ का, तो अगर रोटेशन हो रहा है तो उस फोर्सेस में तो चेंजेस आएंगे, क्योंकि एक हमारा न्यू फोर्स यहाँ पे है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड फोर्स का इफेक्ट तो दिखना ही दिखना है। तो फोर्स हमारा वाटर का जो पृथ्वी का जो अट्रैक्शन वाला फोर्स है वो तो लग रहा है वाटर को खींचने में, एंड वाटर नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, इस कारण इक्विलिब्रियम है। बट हमारा एक और फोर्स आ गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इस कारण वो जो है वो आउटवर्ड वाटर को पुश करेगा, यानी पानी को बाहर की तरफ ढकेलेगा। इस कारण होगा क्या कि अगर हमारा दोनों पाइप का लेंथ सेम है तो ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है कि ये चीज़ इक्विलिब्रियम में रहे। इस चीज़ को अगर हमें रोकना है, इस चीज़ को अगर हमें होने से रोकना है, अगर हमें इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को नेग्लेक्ट करना है और इसे हमें इक्विलिब्रियम में लाना है, तो इसके लिए जो हमारा वाटर का नॉर्मल फोर्स है वो ज़्यादा लगना चाहिए। इसी कारण तो वो जब दोनों फोर्स का सम हमारा ये नेट सम के बराबर हो जाएगा तभी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इसी कारण जो हमारा जो इक्वेटर की तरफ है उस पाइप को लंबा करना पड़ता है हमें इसे इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। इसी कारण हमारा अर्थ आप देखोगे तो ब्लस्ड है इक्वेटर की तरफ, एंड इसी कारण आज हमारा अर्थ स्टेबल है, इसके अंदर कोर स्टेबल है, मोल्टेन लावा स्टेबल है, बस यही एकमात्र कारण है। और मैंने आगे क्लास में डिस्कस भी किया है कि अर्थ क्यों स्टेबल है और क्यों ऑब्लेट रहना एक प्लैनेट को ज़रूरी है। थैंक यू। मैंने पूरा ट्राई किया है कि मैं वॉइस ओवर में भी आपको पूरी बात समझा दूं, एंड अगर कुछ भी गलती हुआ होगा तो प्लीज़ माफ़ करना। आप आगे वाली प्रूफ देख सकते हो, आप मैसेज कर देना कि न्यूटन ऑब्लेटनेस में आपको टू द बोर्ड ही चाहिए वीडियो, तो वो भी बना दिया जाएगा। एंड आगे वाले सब सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी द रेस्ट वीडियो। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, जहाँ तक अभी हमने कवर किया था न्यूटन प्रूफ ऑफ ऑब्लेटनेस ऑफ द अर्थ, अब प्लीज़ कमेंट करना यस टू। यहाँ पे हमारा दूसरा पड़ाव है यस टू, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो। अब आगे बढ़ते हैं। पेंडुलम प्रूफ ऑफ ऑब्लेटनेस ऑफ द अर्थ, वी विल कवर इट जस्ट इन 2 to 3 मिनट, उतना भी नहीं लगेगा। अगर आपने मैकेनिक्स फिजिक्स पढ़ा है, मैकेनिक्स 2 पार्ट में आगे जाके बढ़ते हैं, मैकेनिक्स 1 एंड मैकेनिक्स 2। तो जो मैकेनिक्स पार्ट ऑफ फिजिक्स है उसका सेकंड पार्ट में, यानी कि मैकेनिक्स 2, एम फॉर मैकेनिक्स 2 में आपने पढ़ा होगा पेंडुलम के बारे में, पढ़ा होगा ना पेंडुलम। और अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है, अगर आप जूनियर बच्चे हो, बहुत ही ज़्यादा जूनियर, तो पेंडुलम एक तरह का एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि एक धागे से, मान लें कि इस चौक को ही हम धागे से लटका दिए तो ये पेंडुलम हो जाए, इसे छोड़ेंगे तो ऐसे इसको बॉब कहेंगे उस वक्त, एंड ये ऐसे ऑसिलेट होता है, इसी को बस पेंडुलम कहते हैं। दैट्स इजी। ओके, मैकेनिक्स 2 में पेंडुलम पढ़ा जाता है, और यू कैन से मैकेनिक्स। सो उस वक्त अगर आप पढ़ोगे तो आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा, T = 2 पाई रूट अंडर L/G। 2 pi root under L/G, this formula is the most important formula of the pendulum topic in the mechanics part of physics. तो
अगर आप यहाँ पे देखो तो ये फॉर्मूला से साफ पता चलता है कि ऑसिलेटिंग टाइम डायरेक्टली किस चीज़ पर डिपेंड करता है, लेंथ एंड ग्रेविटेशनल फोर्स पे। दिस स्टैंड फॉर टाइम, दिस एल स्टैंड फॉर द, मान लीजिए कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ से एक धागा एंड यहाँ पे कुछ बांधा हुआ है, इसे बॉब कहेंगे। ये मान लीजिए धागा, इसे स्ट्रिंग कहते हैं एंड इसे सपोर्ट कहेंगे। ओके, सपोर्ट मुझे जल्दी जल्दी कवर करने पड़ेंगे। ये टाइम है, ये लेंथ है, LENGTH, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एंड ये हमारा ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी। ओके, दिस वन इज ग्रेविटी, GRAVITY। तो ये डायरेक्टली ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये सब चीज़ों में चेंज होगा तो हमारा ऑसिलेशन टाइम में भी चेंज होगा। ओके, सो अगर हम देखें तो ये जो ग्रेविटी है इसका जो फॉर्मूला डिराइव होगा वो G = T² हो जाएगा, एंड ये यहाँ आ जाएगा तो ये T इन्वर्स में चला जाएगा तो हो जाएगा G = 4π²। हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे इस रूट को हटाने के लिए, तो इस तरफ G हो जाएगा तो G फिर यहाँ पे आ जाएगा, इसका स्क्वायर 4π², ये रूट हट जाएगा आफ्टर स्क्वायरिंग, तो यहाँ पे बचेगा L, 4π²L अपॉन T², क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायरिंग इधर T² हो जाएगा। तो ये हमारा ग्रेविटी का फॉर्मूला है, और वी कैन से रिजल्टेंट ग्रेविटी एक्सेलरेशन, ये रिजल्टेंट ग्रेविटी है। अब बताते हैं इसे रिजल्टेंट ग्रेविटी क्यों कहते हैं, एंड इससे कैसे प्रूफ होता है कि हमारा अर्थ ऑब्लेट है, ऑब्लेटनेस है। अगर आप किसी भी एक ऑब्लेट बॉडी पे, अगर आप किसी भी एक ऑब्लेट बॉडी पे, एक ऑब्लेट ऑब्जेक्ट पे अगर आप पेंडुलम की टाइम्स को देखोगे, पेंडुलम की ऑसिलेटिंग टाइम को देखोगे तो उसमें चेंज आएगा। क्यों आता है चेंज? यहाँ पे कुछ अलग टाइम रहेगा तो यहाँ पे कुछ अलग टाइम रहेगा। मान लिए कि एक ऑब्लेट बॉडी है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ये एक ऑब्लेट बॉडी है और इसका ये इक्वेटर है, इसका ये पोल है। ओके, तो यहाँ पे जो ऑसिलेटिंग टाइम होगा वो यहाँ से डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो G जो है वो ग्रेटेस्ट होगा, G इज ग्रेटेस्ट। यहाँ पे जो है वो G ग्रेटेस्ट होगा, एंड यहाँ पे जो इक्वेटर पे है वो G लिस्ट होगा, G लिस्ट, और यहाँ पे G ग्रेटेस्ट। दिस G स्टैंड फॉर ग्रेविटी, ग्रेविटी ग्रेटेस्ट, एंड यहाँ पे इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी लिस्ट। यहाँ पे आप ये L देख के ये मत समझना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये L किस चीज़ की लेंथ है? सपोर्ट से बॉब की लेंथ को L कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना, ये L ये सेंटर से इसकी लेंथ नहीं है कि सेंटर से इक्वेटर की लेंथ ज़्यादा है तो ग्रेविटी यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा कॉन्सेप्ट दिमाग में आना भी नहीं चाहिए। ओके, दिस L स्टैंड फॉर द लेंथ बिटवीन सपोर्ट टू द बॉब ऑफ द पेंडुलम। दिस नॉट मीन एनी, दिस नॉट डायरेक्टली रिलेट विद द डिस्टेंस ऑफ इक्वेटर टू सेंटर और पोल टू सेंटर। ओके, सो ये हमारा पोल है, ये इक्वेटर है, यहाँ पे ग्रेविटी ग्रेटेस्ट होगा, यहाँ पे ग्रेविटी लिस्ट होगा। अब ऐसा क्यों होता है, अब ये बताते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है P एक्सिस के अराउंड जब हमारा अर्थ रोटेट करेगा तो जो हमारा ग्रेविटेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, जिसके बारे में अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो ग्रेविटी के अपोजिट में एक्ट करेगा, वो ग्रेविटी के अपोजिट में एक्ट करेगा, वो बाहर की तरफ ढकेलने की काम करता है, एंड ग्रेविटी अंदर की तरफ खींचने की काम करता है, तो उसकी अपोजिट में एक्ट करता है। इस कारण यहाँ पे जो है वो जो ग्रेविटी होता है वो कुछ कम जाता है, यहाँ पे ग्रेविटी का इफेक्ट कुछ कम होता है एंड यहाँ पे ग्रेविटी का इफेक्ट ज़्यादा होता है। एंड एक कारण और है, आपने पढ़ा होगा यहाँ पे ग्रेविटी का जो फोर्स होता है G m1m2/r², ये जो डिस्टेंस के स्क्वायर से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। किसी भी चीज़ की जो नीचे की वैल्यू बढ़ती है तो यहाँ पे जो मीन वैल्यू होता है वो कमता है, ये वैल्यू बढ़ेगा तो ये वैल्यू कमेगा। इस कारण जब हमारा सेंटर से इक्वेटर की डिस्टेंस भी बढ़ जाती है ड्यू टू ऑब्लेटनेस ऑफ द अर्थ, इस कारण यहाँ पे G की वैल्यू कम जाती है। कमने की दो रीज़न, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक लॉन्गर
और मोर फार इन द कंपैरिजन ऑफ पोल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। एंड पोल नज़दीक होता है सेंटर से, इस कारण यहाँ पे ये कमेगा तो ये फिर बढ़ेगा। अगर नीचे वाली वैल्यू कमेगा तो ये बढ़ेगा, इसी को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं, इतना तो पता ही होगा। तो ये बढ़ता है और यहाँ पे कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होता है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट जीरो होता है। कितना होता है? जीरो। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट जीरो होता है क्योंकि इसी के अराउंड तो रोटेट कर रहा है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट ही नहीं करेगा। इस कारण जब इसके अराउंड ये रोटेट कर रहा है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी जीरो होता है एंड ग्रेविटी भी ज़्यादा होता है। इस कारण यहाँ पे जो ग्रेविटी होगा वो ग्रेटेस्ट होगा। यहाँ पे दो फैक्टर है ग्रेविटी कम होने के, इस कारण यहाँ पे ग्रेविटी कम होगा। सो मूविंग फॉरवर्ड, अगर कहीं पे ग्रेविटी कम होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ये है, यहाँ पे जो टाइम है वो डायरेक्ट वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटी का। अगर आप ये फॉर्मूला देखो तो ये टाइम और ये ग्रेविटी है ना, ये बटा में है जिसे हम कहते हैं इन द फ्रैक्शन। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटी का। बात मानते हो आप? यहाँ तक समझ में आ गई? तो अगर हमारा ग्रेविटी जो है वो कमेगा तो टाइम बढ़ेगा। इस कारण यहाँ पे हमारा ग्रेविटी कम जाता है तो हमारा ऑसिलेटिंग टाइम बढ़ता है, एंड यहाँ पे हमारा ग्रेविटी बढ़ता है तो हमारा ऑसिलेटिंग टाइम कमता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सेकंड में मेज़र करोगे तो आपको चेंजेस दिखेंगे, आपको मिली सेकंड में, माइक्रो सेकंड में मेज़र करने होंगे इन सब चीज़ों के लिए। मिलियंथ ऑफ सेकंड में नहीं, उतना भी नहीं जाना पड़ेगा, बट हाँ माइक्रो सेकंड में अगर आप जाते हो, बिल्कुल छोटा सा स्पैन ऑफ टाइम, बिल्कुल छोटा सा स्पैन ऑफ सेकेंड उसको कहेंगे। उसमें ये चीज़ आपको शो होगा कि ग्रेविटी जो इक्वेटर पे होता है उसका ऑसिलेटिंग टाइम और पोल पे होता है उसका ऑसिलेटिंग टाइम में डिफरेंस होता है। तो इससे भी प्रूफ होता है कि हमारा अर्थ जो है वो एक ऑब्लेट है। दैट्स इट, मान लो कि अर्थ ऑब्लेट है। अगर ये सब प्रूफ नहीं भी समझ में आई तो बस ये सब प्रूफ जानना चाहिए। एग्जाम में आपको क्वेश्चन इससे राइज होगा कि एक पेंडुलम है, इसे ऐसे प्रूफ किया गया था, तो इसमें कुछ वैल्यूज़ देंगे, आपको निकालना होगा। जो हमने भी ट्राईएंगुलेशन पढ़ा उस पर भी क्वेश्चन राइज हो सकता है कि यहाँ इसकी डिस्टेंस इतनी है तो आप 0.6 की डिस्टेंस बताओ। ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं ओलंपियाड्स में। तो जितने भी चीज़ पढ़ाए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, सो ध्यान से पढ़ना। सो इफ वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट लैटिट्यूड, हमने कहा था ना कि आगे हम अर्थ के बारे में जानेंगे तब लैटिट्यूड को समझ पाएंगे। अब हमने जान लिया कि अर्थ ऑब्लेट है, आपका मन उब गया होगा एंड आपने लास्ट में मान लिया होगा कि अर्थ ऑब्लेट है, अगर प्रूफ समझ में नहीं आई होगी तो। ऐसे मैंने ट्राई किया है कि सब कॉम्प्लिकेटेड एंड दैट्स प्रूफ को मैं छोटे छोटे से एंड आसान शब्दों में समझा सकूँ, जिससे आप 1 घंटे में सारे प्रूफ को समझ सको। एंड मैंने अपना 100% इसमें दिया है। आपको समझ में आया या नहीं अब मैं नहीं जानता। अगर समझ में आया हो तो एक कमेंट जरूर करना कि बिल्कुल आया, मज़ेदार रहा क्लास, धमाकेदार रहा, एंड दैट्स ऑल। एंड मैं बस इसी कारण पढ़ाता हूँ कि जो लोग नहीं जानते हैं एंड हु आर नॉट अफोर्ड एंड हु कैन नॉट अफोर्ड सच एजुकेशन फ्रॉम अदर प्लेटफॉर्म वेयर दे चार्ज लॉट्स एंड इन 20,000 30,000 सच फॉर ओनली एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड, सो उनके लिए मैं ये सब सारे कंटेंट देता हूँ। एंड कोई सिर्फ बुक पढ़ के या फिर किसी चीज़ से करके जो नहीं समझ सकते हैं, मैं उनके लिए ये कंटेंट बनाता हूँ। एंड अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप एक कमेंट ज़रूर करो, ओके इससे हमें बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा। एंड 1 ईयर तो बनता है हर क्लास पे, और नहीं कर रहे हो तो आप बहुत गलत कर रहे हो। हमारे साथ, हमारे पूरी टीम के साथ हम बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। 1 शेयर तो कम से कम करना ही चाहिए डेली। अपने एक फ्रेंड को बताओ और उसके बाद उनसे शेयर करवाना हमारा काम है। दैट्स इट, ओके। इसके बाद हम आते हैं आवर नेक्स्ट पॉइंट, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड सबसे पहले मान लिए कि हमारा ऑब्लेट अर्थ है, हमने जान लिया ये हमारा अर्थ है। जैसा कि हमने जाना कि अर्थ लगभग स्फीयर है, स्फीयर नहीं है बट लगभग स्फीयर है, तो अर्थ को 360 डिग्री में बांटा गया है। अर्थ को 360 डिग्री में बांटा गया है। अगर अर्थ बिल्कुल स्फीयर होता तो सोचो कितना इजी होता हमें सारे कुछ कैलकुलेट करने में। मान लिए कि 360 डिग्री है, 1 डिग्री का हम दूरी पता करते और 360 से गुना कर देते। अगर हमारा अर्थ एग्जैक्ट स्फीयर होता तो हमें पूरे अर्थ की सारी डायमेंशन पता चल जाती, बट अफसोस अर्थ पूरी स्फीयर है ही नहीं, तो ये फॉर्मूला तो बिल्कुल बेकार है। बट हाँ, अर्थ जो है उसको 360 डिग्री लैटिट्यूड और 360 डिग्री लैटिट्यूड एंड 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड में बांटा जाता है। लॉन्गिट्यूड में
यानी कि यहाँ से लेकर के 1 2 3 4 ऐसे 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 360, 1 डिग्री पे 1 डिग्री पे 1 ऐसे 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 360, कितने 360 लाइन लैटिट्यूड, लैटिट्यूड यानी लेटा हुआ लैटिट्यूड, एंड 360 लॉन्गिट्यूड में भी, ऐसा में भी 360 ऐसा में भी 360। इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड एंड इसको कहते हैं लैटिट्यूड, जो लेटा हुआ और जो लंबा है उसे लॉन्गिट्यूड, दैट्स इट। तो 360 मेजर पोर्शन में बांटा जाता है और 1 डिग्री जो बटता है, 1 डिग्री को हम 1 आर्क कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड कॉल्ड एन आर्क। अब जैसा कि हमने जाना अर्थ ऑब्लेट है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा इससे अर्थ को स्फीयर रहने से? जैसा कि मैंने कहा अगर अर्थ स्फीयर होता तो बहुत ईजी होता कैलकुलेट करना। तो क्या फ़र्क पड़ेगा अर्थ को ऑब्लेट रहने पे एक स्फीयर के मुकाबले? तो अभी जानते हैं। अगर अर्थ ऑब्लेट है इसका मतलब क्या समझते हो? अर्थ इक्वेटर पे फुला हुआ है, अर्थ इक्वेटर से बिगा हुआ है। तो अर्थ अगर इक्वेटर से बिगा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ? अर्थ इक्वेटर पे ज़्यादा कर्व है, यहाँ पे ज़्यादा कर्व है, अर्थ इक्वेटर पे फूला हुआ है, यानी कि अर्थ इक्वेटर पे कर्व है। हमारा हाथ ऐसा है, ये यहाँ पे फूला हुआ है एक तरह से, तभी तो ये ब्लस्ड है, यानी कि ये ज़्यादा कर्व है यहाँ पे। तो 1 डिग्री में कर्व के पास देखो तो कम डिस्टेंस आएगा, एंड यही अगर 1 डिग्री फ्लैट के पास देखें, 1 डिग्री फ्लैट के पास देखें तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर होता है। बात समझ में आई? अभी इसे समझाते हैं अगर नहीं आए तो। इफ़ यू ऑल आर फैमिलियर फ्रॉम मैथमेटिक्स देन यू ऑल आर ऑल्सो फैमिलियर फ्रॉम द वर्ड आर्क। आर्क से तो सबको फैमिलियर ही होंगे। आर्क क्या होता है? द लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस, पार्ट ऑफ ए सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल विच इज ए बाइसेक्टेड, इसको आर्क कहते हैं, इसको आर्क कहते हैं। वैसे ही जब यहाँ पे अगर 1 डिग्री लैटिट्यूड को आर्क कहा जा रहा है तो कुछ दूरी को कहा जाता होगा, इट इज़ ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो यहाँ पे भी कुछ दूरी को कहा जाता होगा। तो अब समझना, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा आर्क जो है वो बड़ा होते जाता है, हमारा आर्क बड़ा होते जाता है। क्यों? क्योंकि हमें फ्लैट रीजन मिलने लगते हैं इन द सेंस ऑफ कर्व से। यहाँ पे कर्व है तो यहाँ पे ये कम, यहाँ पे मान लिए कि अगर हमारा अर्थ ऐसा है तो यहाँ पे 1 डिग्री में इतना ही आ पाएगा, मगर अगर फ्लैट है तो 1 डिग्री में ज़्यादा आएगा क्योंकि फ्लैट है एंड कर्व पे नहीं आएगा। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से कर्व की ओर बढ़ेंगे हमारा आर्क का लेंथ बढ़ते जाता है, क्योंकि हमारा अर्थ जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जाता है वैसे वैसे वो फ्लैट होते जाता है, दैट्स इट। बात समझ में आ गई? हाँ। तो 1 डिग्री आर्क पे जब ये जो इक्वेटर पे होता है, वैल्यू ऑफ 1 डिग्री आर्क व्हेन इट इज ऑन इक्वेटर एंड वैल्यू ऑफ 1 डिग्री आर्क, अभी हम लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं तो पूरी, नो लॉन्गिट्यूड, एंड 1 डिग्री आर्क व्हेन इट इज ऑन पोल। लिख ही देता हूँ लैटिट्यूड, अभी हम लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, एंड 1 डिग्री आर्क एट इक्वेटर एंड 1 डिग्री आर्क एट पोल, ये होते हैं अप्रॉक्स 68.71 एंड 1 डिग्री आर्क एट पोल, दिस वन इज आर्क, दिस ओके लिख ही देता हूँ यहाँ पे भी, 1 डिग्री आर्क एट पोल इज 69.40। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये माइल्स में होंगे हैं, हाँ माइल्स में। आर्क इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। जैसे इक्वेटर पे एक आर्क में 68.7 माइल्स कवर होते हैं, बट जैसे जैसे हम पोल पे जाते हैं एंड एट एग्जैक्ट पोल 1 आर्क इज 69.40 माइल्स। तो यहाँ पे हम साफ देख सकते हैं ये धीरे धीरे डाटा बढ़ा है, ये डाटा बढ़ा है, 68 से 69 बढ़ा है, इतना तो पता ही होगा। तो जैसे जैसे हम जाते हैं पोल पे वैसे वैसे आर्क की लेंथ बढ़ती है। इसको जो हम 360 पार्ट्स में बांटे हैं, ऐसे इसको लैटिट्यूड
एंड जो लंबा लंबा 360 पार्ट में बांटेंगे उसे लॉन्गिट्यूड कहेंगे। इसमें काफ़ी सारे लैटिट्यूड का अलग अलग नाम है, किसी का खास नाम है, किसी लॉन्गिट्यूड का खास नाम है, वो सब आपका काम रहा। गूगल पे जाओ, सर्च करो किस लॉन्गिट्यूड का कौन सा खास नाम है। ये सब डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, ये सब नहीं आएगा फिर हम ज्योग्राफी पढ़ने लगेंगे और इतना डीपली पढ़े तो, क्योंकि हमें एस्ट्रोनॉमी पढ़ना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं कि कौन कितना किसको इसको क्या कहते हैं हम, इक्वेटर, पोल, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड से मतलब है, किसको मेरिडियन कहते हैं, किसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। अगर फिर भी आपको जानना है तो आप गूगल पे जाओ एंड देख लो, वहाँ पे एक अर्थ की डायग्राम में सारा कुछ होगा, या फिर हम भी ऐड कर देंगे ड्यूरिंग एडिटिंग। ओके, लेट से यहाँ पे ये 360 इक्वेटर से जैसे जैसे आएंगे, इधर भी आर्क का लेंथ बढ़ेगा, इधर भी आर्क का लेंथ बढ़ेगा, यहाँ पे आर्क का लेंथ 0 होगा। अब यहाँ पे देखते हैं इसका भी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इज नोन एज आर्क। 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड कैसा है यहाँ पे ही देखते हैं, लॉन्गिट्यूड कैसा है, ऐसा। तो लॉन्गिट्यूड का जो पोल पे होता है वो 1 डिग्री आर्क जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे से तो स्टार्ट ही हो रहा है ऐसा 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 ऐसा, तो यहाँ पे तो कुछ कवर ही नहीं कर रहा है तो 0 है। बट जैसा जैसा आता है तो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होता है। इक्वेटर पे जो होता है, इक्वेटर पे तो होता है वो लॉन्गिट्यूड का जो आर्क का लेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, जो कि होता है 69.172 माइल्स। एंड यहाँ पे सारे इक्वेटर पे जितने भी लॉन्गिट्यूड हैं 360 लॉन्गिट्यूड, सबका यही होगा। पोल पे उसका 0 होगा, दोनों पोल पे, एंड बीच में इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होता है। एंड बीच में ऐसे ही वैरी करेंगे, धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे जाते जाते 0 हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा कुछ होता है, ऐसा एक और आया बीच में बढ़ा फिर आके नीचे 0। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे ज़्यादा, फिर यहाँ पे आके 0 हो जाता है, दैट्स इट। इसमें कोई खास ऐसा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस है, काफ़ी इजी चीज़ें हैं। अब इसमें एक मोस्ट आउटलाइन ये है कि अभी तक हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को बिल्कुल अच्छे से डिस्कशन किया, बिल्कुल अच्छे से कवर किया। अब उसका जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटलाइन ये है कि जो सबसे पहले बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेट किए थे, जो कंप्यूट किए थे, उनका नाम था हेफोर्ड, HAYFORD, हेफोर्ड। इन्होंने सबसे पहले बिल्कुल एक्यूरेट कंप्यूट किया था। एंड इन्होंने ही बताया था कि इक्वेटोरियल डायमीटर अबाउट द इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस, टोटल एरिया ऑफ अर्थ and volume of the earth. Do you know what is equatorial diameter, equatorial circumference? अभी तक हमने ये जाना कि लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, एंड बिल्कुल डिटेल्ड डिस्कशन किया सारे चीज़ों का। तो अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटलाइन ये जानेंगे कि सबसे पहले ये सब चीज़ों को जो कंप्यूट किए थे एंड बिल्कुल सही था, मोस्ट एक्यूरेट, उनका नाम था हेफोर्ड, HAYFORD। इन्होंने इक्वेटोरियल डायमीटर बताया, यानी कि जो ब्लर्ड अर्थ है उसका इक्वेटर है, उसका जो डायमीटर है एट द पोर्शन ऑफ इक्वेटर वो 7899.98 माइल्स। इक्वेटोरियल, दिस स्टैंड फॉर सेम एज हेयर। इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस 24,901.7 miles, and total area of earth is 196,400, and total area of earth 10 करोड़। और इन्होंने टोटल एरिया ऑफ अर्थ बताया था 19 करोड़ 64 लाख एंड 164 लाख। इन्होंने बताया टोटल एरिया ऑफ अर्थ 19 करोड़ 64 लाख स्क्वायर माइल्स। ओके, 19 करोड़, या खुद लिख लेना, दैट्स इजी, 19 करोड़ 64 लाख माइल्स, स्क्वायर माइल्स। और उसके बाद इन्होंने टोटल एरिया ऑफ अर्थ ये बताया 19 करोड़ 64 लाख स्क्वायर माइल्स। एंड देन आफ्टर इन्होंने वॉल्यूम ऑफ द अर्थ बताया। ये द वॉल्यूम ऑफ अर्थ को एक ऐसे ही बताते हैं कि ये इन्होंने वॉल्यूम ऑफ अर्थ एग्जैक्ट बताया था, बट मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, स्क्वायर माइल्स। एंड इसके बाद इन्होंने वॉल्यूम ऑफ द अर्थ बताया। इसमें एक मैं ट्विस्ट लगाया हूँ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन्होंने एग्जैक्टली बताया है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने उतना बताया जितना कि एक ट्रू स्फीयर का इतना डायमीटर। एक सेकेंड, स्फीयर, और
स्क्वायर माइल्स। एंड उसके बाद इन्होंने वॉल्यूम ऑफ द अर्थ बताया, बट इसमें मैं एक ट्विस्ट लगाया हूँ। इन्होंने बताया वॉल्यूम ऑफ अर्थ उतना है जितना एक ट्रू स्फीयर का, ट्रू स्फीयर मतलब नो ऑब्लेट, बिल्कुल स्फीयर उस जिसका रेडियस इतना है, जिसका रेडियस 3958.9 माइल्स है, जितना उस स्फीयर का वॉल्यूम है उतना ही अर्थ का वॉल्यूम है, जिसका रेडियस 3958.9 माइल्स है। तो ये आज का आपका ये होमवर्क रहा क्लास का कि आपको अर्थ का वॉल्यूम बताना है। डू यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला? 4/3πr³। 4/3πr³ is the formula to calculate this, and you only have to put the radius values there and you have to calculate that, and उसके बाद कमेंट करना है, जिसका सबसे पहले आंसर आएगा उसे हमारी तरफ से कोई ना कोई चीज़ दी जाएगी। ओके हाँ, एंड एक और चीज़, ये आपने मैथमेटिक्स फिजिक्स में ही पढ़ा होगा, एंड यहाँ पे भी एक बार कवर कर लेते हैं कि 1 डिग्री में in 1 degree there is 60 minute stand for this, and in 1 minute there are 60 सेकंड में ये डबल कॉमा पड़ता है, इन्वर्टेड कॉमा। ओके, 1 डिग्री स्टैंड फॉर 60 मिनट, 1 मिनट स्टैंड फॉर 60 सेकंड। 1 डिग्री को क्या कहते हैं? व्हाट इज 1 डिग्री लैटिट्यूड? 1 आर्क लेंथ। ओके, गॉट इट। यहाँ तक हमारे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, यहाँ तक। और कुछ गलत भी मैंने बोला होगा तो प्लीज़ फॉरगिव मी। क्लासेस में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होते हैं, आई होप आप समझोगे। एंड नाउ मूव फॉरवर्ड। इफ़ यू विल मूव फॉरवर्ड देन मैंने जब पढ़ा था तो मुझे एक चीज़ ऐसा लगा था कि शायद ये जो ऑब्लेट हुआ है ना, ये एक एक्सीडेंट हुआ होगा, कोई और प्लैनेट ऐसा नहीं होता होगा। बट जब मैं आगे मूव फॉरवर्ड किया, बहुत जिस समय जब मैंने पहले पढ़ा था तो उस वक्त मुझे यही लगता था कि हाँ ऐसा है ना, एक एक्सीडेंट हुआ होगा, कुछ हुआ होगा जिसका अर्थ ऑब्लेट हो गया होगा। बट नॉट, अर्थ ऑब्लेटनेस इज़ नॉट ए एक्सीडेंट। अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं। अर्थ का ऑब्लेटनेस इसकी साइज़ को इक्विलिब्रियम रखने के लिए, इसकी डेंसिटी को इक्विलिब्रियम रखने के लिए, इसकी मास को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, अब काफ़ी चीज़ों को, पूरी अर्थ को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए अर्थ का ऑब्लेटनेस सबसे ज़रूरी है। अगर अर्थ ऑब्लेट नहीं होगा तो ये सब कुछ पॉसिबल ही नहीं है। एंड आगे हम मास डेंसिटी ये सब डिफरेंट चीज़ पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जैसा कि मैंने बताया, इस क्लास में बस इतना ही टाइम मिला है रिकॉर्ड करने का। If we move forward, then हमें एस्फेरॉइड नाम की एक चीज़ से रूबरू होना होता है, जो कि आपने कभी ना कभी नाम सुना होगा। तो सबसे पहले बिल्कुल एस्फेरॉइड के बेसिक्स जानते हैं। एस्फेरॉइड इज ए, यू कैन से, solid geometrical object. Aspheroid is a solid geometrical object. Aspheroid is a solid geometrical object जो कि कैसे बनता है, जिसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जिसका ज्योमेट्रिकल फॉर्मेशन कैसे होता है, बाय द रोटेशन ऑफ इक्लिप्स। इक्लिप्स के 2 डायमीटर होते हैं, एक शॉर्टर डायमीटर, एक लॉन्गर डायमीटर। जब शॉर्टर डायमीटर के अराउंड जब किसी भी इक्लिप्स को रोटेट किया जाता है तब उसे ऑब्लेट एस्फेरॉइड कहते हैं। वो एक ऑब्लेट एस्फेरॉइड के शेप लेता है। एंड अगर वो लॉन्गर डायमीटर के अराउंड रोटेट करता है, लॉन्गर और लार्जर डायमीटर के लॉन्ग रोटेट करता है, तो उसे प्रोलेट एस्फेरॉइड कहते हैं। ओके, एंड एक जुपिटर एंड सैटर्न मैंने इसलिए लिखा है, इसके बारे में एक खास चीज़ बताना है। जो जुपिटर एंड सैटर्न है, ये ना ही प्रोलेट है ना ही एस्फेरॉइड है, ये बिल्कुल लगभग स्फीयर है, बिल्कुल स्फीयर है, ट्रू स्फीयर यू कैन से, बट नॉट ए ट्रू स्फीयर, बट अप्रॉक्स ए ट्रू स्फीयर, बट दिस इज मोर स्टेबल देन अ प्रोलेट एस्फेरॉइड और ए ऑब्लेट एस्फेरॉइड। डू यू नो व्हाई? क्योंकि इनके जो बाहरी जो एटमॉस्फेयर है ना, जो बाहर का लेयर है वो रेयर है, एंड अंदर का जो लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा डेंसर है, अंदर का जो इनका कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा डेंसर है इन द कंपैरिजन ऑफ आउटर लेयर, सो दैट दे आर मोर स्टेबल। एंड ये लोग जुपिटर एंड सैटर्न ये लगभग स्फीयर हैं, ये लोग ना ही ऑब्लेट हैं ना ही प्रोलेट हैं। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट बात था। हाँ, और अगर हम ये ऑब्लेट एस्फेरॉइड का बात करें तो ये ऐसा होता है शेप में, लगभग ऐसा, अभी हमने अर्थ को देखा ही था। एंड प्रोलेट कुछ ऐसा होता है, यू कैन से, एंड दिस वन इज ऑब्लेट एंड दिस वन इज प्रोलेट एस्फेरॉइड।
हमारा अर्थ ऑब्लेट स्फेरॉइड है। ऑब्लेट स्फेरॉइड ज़्यादा स्टेबल होता है इन द कंपैरिजन ऑफ प्रोलेट स्फेरॉइड। प्रोलेट स्फेरॉइड के कंपैरिजन में ऑब्लेट स्फेरॉइड ज़्यादा अच्छा है। ऑब्लेट स्फेरॉइड का जो ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जो ज्योमेट्री है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसे ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। एंड अगर प्रोलेट में इसका कमियां क्या है, अगर इसका कोई भी एक पार्ट टूटेगा या कोई भी पार्ट पर अगर मेटेरॉइड्स गिरेंगे तो बहुत ही ज़्यादा चांस है कि पूरा प्लैनेट टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाए। मगर अगर ऑब्लेट स्फेरॉइड पे अगर कोई भी मेटेरॉइड्स गिरेगा तो बहुत ही कम नेग्लिजिबल चांस है कि ये प्लैनेट का टुकड़ा कर पाए। उसका उस जगह पे, उस स्पेसिफिक जगह पे, वहाँ पे उस चीज़ का भले ही उस चीज़ का वहाँ पे कोई ना कोई एक क्या से साइन छूट जाए, वहाँ पे गड्ढा हो जाए या वहाँ पे ज़मीन बहुत ही ज़्यादा नीचे तक धंस जाए इन द MTI मदर टंग इन्फ्लुएंस। somewhere I also use एंड दिस ऑब्लेट स्फेरॉइड इज़ मोर स्टेबल बिकॉज अगर इसके किसी भी एक पार्ट पे मेटेरॉइड्स गिरेंगे भी तो वो बहुत ही ज़्यादा इसको क्षति नहीं पहुंचा पाएगा, इसके टुकड़े नहीं उड़ा पाएगा। हाँ, वहाँ पे गड्ढा हो सकता है, वहाँ पे क्रेटर बन सकते हैं, वहाँ पे इसका कोई निशान रह सकता है, आसपास की आबादियाँ तक खत्म हो सकती है, पूरी आबादियाँ खत्म हो सकती है, मगर प्लैनेट की अस्तित्व नहीं खत्म होगा। मगर अगर उतना बड़ा एस्टेरॉइड मेटेरॉइड्स इस पर गिरा तो इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। दैट्स ए डिफरेंस। ये ज़्यादा स्टेबल होता है। एंड आज की क्लास में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत ही तरह के चीज़। एंड एक क्लास में से ज़्यादा नहीं देंगे कि आप भी जेई के स्टूडेंट हो, आप पे भी बर्डन नहीं हो। हर वीक क्लास आएगा एंड बहुत ही अच्छे से एस्ट्रोनॉमी फर्स्ट स्टेज तक हम पूरी एस्ट्रोनॉमी की सिलेबस कवर कर लेंगे। थैंक यू फॉर क्लास देखने के लिए। एंड एक सेकेंड। सो हमने आज बहुत ही कुछ ज़्यादा पढ़ा। आज की जो लेक्चर है उसकी ड्यूरेशन 1 आवर है। मैंने आपको आज पहले ही बताया था कि आज जो भी मैं रिकॉर्ड करूँगा बस एक दिन में ही रिकॉर्ड करूँगा। एंड आज भी मेरे पास काफ़ी समय नहीं है, मैं इस वीक में बहुत ही ज़्यादा बिजी था, इस कारण मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। एंड दैट्स इज कल भी नहीं कर पाऊँगा। सो इस कारण आज का ही जो रिकॉर्ड होगा वो होगा अप्रॉक्स 1 आवर का क्लास होगा। क्लास बहुत ही मैंने ट्राई किया, इंटरेस्टिंग रहे, ईजी टू अंडरस्टैंड रहे। एंड दैट्स ऑल, ये हमारा क्लास। And in last, so big thank you. Today we have covered triangulation and that's all concepts. And if we move forward and जब हमने आगे बढ़ा तो लैटिट्यूड के बारे में जाना, लॉन्गिट्यूड के बारे में जाना, फिर उनसे क्या इफेक्ट पड़ता है, फिर वाई अर्थ इज ऑब्लेट, फिर अर्थ की ऑब्लेटनेस पे हमने काफ़ी सारे प्रूफ्स को भी देखे, एग्जांपल न्यूटन प्रूफ, फिर पेंडुलम प्रूफ, फिर हमने कुछ मैकेनिक्स के बारे में कुछ हमने मैकेनिक्स से देखा। एंड उसके बाद कुछ फिर मैकेनिक्स के फॉर्मूले भी आज यूज़ हुए। इफ़ यू सी, एस्ट्रोनॉमी इज़ टोटली बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। हाँ, तो लास्ट में बहुत बड़ा वाला थैंक यू। एंड अगर आपको क्लास पसंद आया हो तो मिनिमम 1 शेयर एंड 1 कमेंट तो बनता है हमारी इस मेहनत के लिए। आप एक शेयर करो, हम बस कहते हैं ऐसा नहीं कि आप दिन भर शेयर ही करो हमारे वीडियो को, आप बस एक शेयर करो, फिर उनसे आगे शेयर तो वो खुद करेंगे अगर हमारी क्लास अच्छी रही तो। आप एक शेयर करो, ये भी नहीं करते हो तो आप हमारे टीम के साथ बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज़ 1 शेयर। हम इतना कुछ कर रहे हैं, आपको एक शेयर तो बनता है एंड कमेंट। एंड आई होप कि इस वीडियो पे लास्ट वीडियो से ज़्यादा व्यू आएगा एंड ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय फ्रॉम थैंक यू फ्रॉम द होल लर्निंग ओवरलैंड टीम एंड ओवरलैंड एस्ट्रोनॉमी टीम। यू विल गेट द DPP आफ्टर completion of class 48 hour, after completion of class after 48 hour. Okay, thank you, bye bye.